बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 9 जैव विकास के वाद तथा क्रियाविधि के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, और अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो चैप्टर्स भी सारे फ्री में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। आप लोग जाइए चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक फ्री में वीडियो एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझ लीजिए। तो आज के पार्ट में जैव विकास के प्रमाण समझाएंगे। तो देखिए, जैव विकास के प्रमाण के अंतर्गत पहला है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। पहला क्या होगा? जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। आपको बता दें कि पहले यहां पर समझ लीजिए, इसके बाद कैसे इसको परीक्षा में लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो जैव विकास के प्रमाण के अंतर्गत पहला होगा जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। इसके अंतर्गत जीवाश्म क्या है आपको समझाएंगे, जीवाश्म कैसे बने, जीवाश्म के प्रकार क्या है, जीवाश्म का रिकॉर्ड क्या होता है, जीवाश्म का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी कि उसकी आयु की गणना का निर्धारण कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को समझाएंगे। और इसके बाद में दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना आकार की से प्रमाण। अब दूसरा क्या होगा? तुलनात्मक शरीर रचना और आकार की से प्रमाण। इसके अंतर्गत समजातता, जो समजात अंग और समरूप अंग पढ़ाए थे मैंने आपको, उनके बारे में बताएंगे। अपसारी विकास क्या है, अभिसारी विकास क्या है, यही सारी चीजें समझाया जाएगा चित्र सहित। और इसके बाद में तीसरा है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो इसके अंतर्गत अवशेषी अंग किसे कहते हैं, मनुष्य में अवशेषी अंग कौन से हैं, अन्य जंतुओं में कौन कौन से अवशेषी अंग होते हैं, पादपों में कौन कौन से अवशेषी अंग होते हैं, इन सबको बताया जाएगा। और फिर चौथा है तुलनात्मक भ्रूण की से प्रमाण। तो देखिए, इसके अंतर्गत परिवर्धन में क्या समानताएं हैं, भ्रूण जो होते हैं, जो एम्ब्रियो होते हैं, उनमें क्या समानताएं होती हैं, बायोजेनेटिक का नियम, प्रतिगामी का यंत्रण, इन सब को समझाया जाएगा। तो चलिए इन सब को एक एक करके डिटेल से आपको समझा देते हैं। पहला है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। तो इसके अंदर सबसे पहले जानते हैं कि जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो देखिए, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जंतु थे, जंतुओं व पेड़ पौधों के शरीर चट्टानों में, शरीर कह लो या फिर कह लीजिए कि अवशेष जो होते हैं चट्टानों में अंकित हो गए, अंकित हुए, उन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। देखिए, या फिर अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। अंग्रेजी में फॉसिल्स, हिंदी में जीवाश्म कहा जाता है। अगर पूछा जाए जीवाश्म कैसे बनते हैं, तो देखिए, जैसे ये समुद्र है मान लेते हैं, इस समुद्र में एक मछली हम बना लेते हैं इस तरह से। ये एक मछली है, ये जी रही थी, अभी तक नंबर 1 पर ये जिंदा थी और समुद्र में रह रही थी। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये समुद्र में मर गई। ये मछली समुद्र में मर गई, इसकी डेथ हो गई। अब जब समुद्र में मर गई तो मरने पर क्या होगा कि जो समुद्री रेत है, मरने पर इसके चारों ओर जो समुद्री रेत होता है, समुद्री रेत है,
और उसी में जो अन्य चीजें होती हैं वो इसके चारों ओर आकर के चिपकने लगेंगी और कालांतर में यानी एक एक काल का अंतर हो जाएगा, लाखों वर्ष बीत जाएंगे। कालांतर में क्या होगा कि ये पत्थर में दब जाएगी, पत्थर की चट्टानें बन जाएंगी, इसी के अंदर ये दब जाएगी। आसपास सभी पूरी रेत वगैरह मिट्टी वगैरह जम करके क्या हो जाएगा, चट्टानों में दब जाएगी और लाखों वर्षों बाद, लाखों साल लग जाएंगे, लाखों सालों बाद क्या होगा कि ये जो चट्टानें होती हैं कहीं तो समुद्र से बाहर निकल आती है इस तरह से पहाड़ के रूप में। लाखों सालों के बाद ये चट्टानें कहीं पर समुद्र से बाहर निकल आती हैं और कहीं पर समुद्र के अंदर धंस जाती हैं। कहीं पर समुद्र से बाहर निकल आई और कहीं समुद्र के अंदर धंस जाती हैं। तो इस तरह से जीवाश्म बन जाते हैं। अगर जीवाश्म के प्रकार की बात की जाए कि जीवाश्म कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवाश्म देखिए बनने के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। बनने के आधार पर जो जीवाश्म होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे अश्मीभूत जीवाश्म होते हैं, अश्मीभूत जीवाश्म, और ऐसे ही अपरिवर्तित जीवाश्म, ऐसे ही पद चिन्ह वाले जीवाश्म, तो कई तरीके के हैं। अगर इसके आयु के निर्धारण की विधियां कहा जाए कि जो जीवाश्म होते हैं इनका आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो देखिए इनके आयु का जो निर्धारण होता है, आयु का जो निर्धारण होता है वो दो तरह से होता है। एक तो यूरेनियम सीसा विधि से, और दूसरा रेडियोधर्मी कार्बन विधि। इसके जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं, यूरेनियम सीसा विधि से और रेडियोधर्मी कार्बन विधि से किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं, इन तत्वों से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। तो ये हो गया जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। चलिए अब तुलनात्मक शरीर और आकारिकी से प्रमाण को समझा देते हैं। तो देखिए अब दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना और आकारिकी से प्रमाण क्या मिला है। तुलनात्मक शरीर रचना और आकारिकी से, तो इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि समजातता तथा समजात अंग, और दूसरा क्या था, समरूपता तथा समरूप अंग या समवृत्त अंग भी कहा जाता है। देखिए जो समजातता है ये क्या है, होमोलॉजी, और ये समजात अंग क्या है, होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि होमोलॉजी एंड होमोलोगस ऑर्गन। और समरूपता क्या हो जाएगी, तो समरूपता एनालॉजी कह दे, चाहे एनालॉगी, एंड एनालोगस ऑर्गन हो जाएंगे। अब समजात अंग की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए कोई भी जीवधारी है, उस जीव के शरीर के वह अंग जो उत्पत्ति व रचना में समान होते हैं। किसी भी जीवधारी के, जैसे ये जीव है, तो किसी भी जीव के वह अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। कार्य अलग अलग होते हैं, उनकी उत्पत्ति एक जैसी है, रचना एक जैसी है, लेकिन कार्य में अलग अलग है, अलग अलग कार्य करते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन कहा। और इनकी जो समानता होती है उसे ही समजातता कहते हैं। इनकी समानता को समजातता कहा जाता है। मतलब कोई भी जीवधारी है, उस जीवधारी के शरीर के वह अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें ही समजात अंग कहा जाता है। अब उदाहरण एक बता दें, जैसे में आप बता सकते हैं कि जैसे मनुष्य
के जो हाथ होते हैं, मनुष्य के हाथ और चीता के पैर, चीता के पैर ले लीजिए, कोई भी जानवर के आप पैर ले सकते हैं, मनुष्य के हाथ और चीता के अग्रपाद कह लो, अग्रपाद। अब देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य का अपने हाथों का प्रयोग खाने पीने के लिए प्रयोग करता है, कई चीजों को पकड़ने के लिए प्रयोग करता है, यानी अन्य कामों के लिए करता है। जबकि जो चीता के अग्रपाद होते हैं, ये अपने अग्रपादों से केवल चलता है, चलने का कार्य करता है। ऐसे ही मनुष्य के हाथ और मछली के पंख हो सकते हैं। तो इस तरह से ये समजातता या समजात अंग हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो समान मूलभूत रचना वाले अंगों को ही समजात अंग कहा जाता है। समान मूलभूत रचना वाले अंग समजात अंग कहलाते हैं। अगर समरूप अंग की बात की जाए तो जैसे कोई जीवधारी है तो जीवधारी के शरीर के वह अंग जो उत्पत्ति व रचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं, क्या कहलाता है? समरूप अंग या समवृत्त अंग कहलाते हैं। अब देखिए इसमें वह अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान थे लेकिन वह अंग जो उत्पत्ति और रचना में भिन्न है, यानी उनका उद्भव अलग तरीके से हुआ है और रचना भी अलग है, संरचना भी अलग है, लेकिन कार्य एक जैसा कर रहे हैं। अगर इसके उदाहरण में देखा जाए तो जो उड़ने वाले कीटों के पंख हैं, कीटों के पंख व चमगादड़ के पंख, उड़ने वाले कीटों के पंख व चमगादड़ के पंख। देखिए जो चमगादड़ के पंख है ये अग्रपाद का रूपांतरण है, अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं, यानी जो आगे के पैर होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं। जबकि जो उड़ने वाले कीट होते हैं इनके पंख त्वचा की झिल्ली से बनते हैं, त्वचा की झिल्ली से इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से समरूप अंग क्या हो जाएगी परिभाषा की समान दिखने वाले अंगों को समरूप अंग कहा जाता है। मैं क्या बताया था कि समान मूलभूत रचना वाले अंगों को समजात अंग कहते हैं। और इस तरह से समजात और समरूप अंग हो जाएगा। अब इसी में अपसारी विकास और अभिसारी विकास था, इसको देख लेते हैं। अब देखिए अपसारी विकास या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अपसारी विकास क्या होता है आपको बता देते हैं। जो विभिन्न प्रकार के जंतु व पादप होते हैं, जैसे ये कोई जंतु है और ये कोई पादप है, तो विभिन्न प्रकार के जो जंतु और पादप होते हैं इनमें जो समजातता का पता चलता है, समजातता का जो पता चलता है कि इनका जो विकास है समान पूर्वज से हुआ है, समान पूर्वज से हुआ है। इनमें कुछ ऐसी समजातताएं पाई जाती हैं, यानी चाहे वो जंतु हो चाहे पेड़ पौधा हो, इनमें कुछ ऐसी समानताएं पाई जाती हैं या उन समानताओं से या समजातता से क्या पता चलता है कि इनका विकास समान पूर्वज से हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के विकास को अपसारी विकास कहते हैं, अपसारी विकास कहा जाता है या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के विकास को अपसारी विकास कहा जाता है। अगर अभिसारी विकास की बात की जाए तो देखिए अभिसारी विकास क्या होगा या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होगा कि समान पर्यावरण में रहने के कारण जो विभिन्न वर्गों के जीव होते हैं, विभिन्न वर्गों के जो जीव होते हैं उन जीवों में समान लक्षणों के विकास को ही अभिसारी विकास कहा जाता है। क्या हुआ कि समान पर्यावरण में रहने के कारण विभिन्न वर्गों के जीवों में समान लक्षणों का विकास हो जाता है, एक जैसे लक्षणों का विकास हो जाता है।
समान पर्यावरण में रहने के कारण विभिन्न वर्गों के जीवों में समान लक्षणों का विकास हो जाता है, एक जैसे लक्षणों का विकास हो जाता है, उसे ही अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए अब अवशेषी अंगों से प्रमाण पर आते हैं। देखिए तीसरा है अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो अवशेषी अंगों से एविडेंस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इनसे कैसे होगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि अवशेषी अंग होते क्या हैं। अवशेषी अंग किसे कहा जाता है? तो देखिए कोई भी जीवधारी है, उस जीवधारी में या जीवों में ऐसी रचनाएं जो शरीर के लिए अनावश्यक होती हैं, अनावश्यक हैं, अवशेषी अंग कहलाती हैं, अवशेषी अंग कहलाती हैं। जीवों में ऐसी रचनाएं, कोई भी जीवधारी है, इस जीवधारी के शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो उनके लिए अनावश्यक हैं, कोई उनका कार्य नहीं है, कुछ भी कार्य नहीं करती हैं, तो उन्हें ही अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में जो कृमि रूप परिशेषिका होती है, कृमि रूप परिशेषिका जो होती है, आंतों में होती है, एक छोटी सी और जुड़ी होती है, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है, उसी स्थान पर बड़ी आंत से छोटी रूप में इस तरह से जुड़ी रहती है, तो इसे ही कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। पहले क्या था, जब मानव शाकाहारी था तो इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता था, लेकिन अब ये अवशेषी अंग के रूप में बन गई है, कृमि रूप परिशेषिका। ऐसे ही मनुष्य में निमेषक पटल होता है, निमेषक पटल है। ऐसे ही कर्ण पल्लव की पेशियां होती हैं, ये भी अवशेषी अंग ही हैं। अक्ल दाढ़ जो होती है, अक्ल दाढ़ भी अवशेषी अंग है। जो त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, ये भी अवशेषी अंग है। तो ये कुछ मैंने मनुष्य के अंदर अवशेषी अंगों को बताया हुआ है। ऐसे ही अगर पादपों में देखा जाए, पादपों में अवशेषी अंग, तो जो कैक्टस होता है, कैक्टस में जो कांटे होते हैं, कांटों में रूपांतरित जो पत्तियां हैं, वो अवशेषी अंग का प्रमाण है। ऐसे ही जो खुबानी होती है, खुबानी में जो पर्णवृंत है, पर्णवृंत पर जो पत्रक होते हैं, पत्रकों की उपस्थिति भी अवशेषी अंग होती है। अगर अन्य जंतुओं में देखा जाए, अन्य जंतुओं में अवशेषी अंगों को देखा जाए, तो जैसे वेल है, वेल व अजगर में कह लीजिए, वेल व अजगर में जो पश्चपाद होते हैं, पश्चपाद, ये भी अवशेषी अंग ही होते हैं। तो इस तरह से अवशेषी अंग हो जाएगा। चलिए चौथा तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए परिवर्धन में जो समानताएं थी, परिवर्धन में समानता, परिवर्धन में समानता में जैसे बहुकोशिकी कोई जंतु है, तो बहुकोशिकीय जंतु में जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है, जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसमें समानताएं होती हैं। अपना अपना जो जीवन है, एक कोशिकीय जो युग्मनज होता है, जो युग्मनज कहो या जायगोट कहो, उसी से शुरू होता है। भाई कोई भी जीवन है वो सभी में जायगोट से ही शुरू होता है या युग्मनज से ही शुरू होता है, और जायगोट के बाद में क्रमशः मोरुला स्टेज आती है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आती है। तो ये सभी स्टेज जितने भी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उन सब में आती है। तो देखिए परिवर्धन में समानता हो गई, एक जैसा हो गया परिवर्धन। ऐसे ही भ्रूणों में भी समानता होती है, भ्रूणों में समानता होती है। जो भ्रूण होते हैं, जो एम्ब्रियोज होते हैं, उनमें चाहे वो मछली ले लीजिए, जो मछली होती है, सैलामेंडर है, सैलामेंडर में जो कछुए हैं और ऐसे ही पक्षी हैं, और ऐसे ही मनुष्य के ले लीजिए, तो इनमें जो भ्रूण होता है, भ्रूण में समानताएं होती हैं। जो भ्रूण होता है जैसे एक में होता है, वैसे ही सभी में भ्रूण पाया जाता है। और अगर बायोजेनेटिक के नियम की बात की जाए कि बायोजेनेटिक का नियम क्या है, तो आपको बता दें कि बेयर जो थे, एक बेयर वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जो जंतु होते हैं, जंतु अपनी भ्रूणावस्था में पूर्वजों, जो उनके पूर्वज होते हैं,
पूर्वजों की भ्रूणावस्था को दोहराते हैं, भ्रूणावस्था को दोहराते हैं। ये बायोजेनेटिक का नियम था। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को जैव विकास के प्रमाण समझाए। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।